हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका संघर्ष आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और सब अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से अंजाम की तरफ ले जा रहे होंगे। अपनी तैयारी तैयारी में एक एकाग्रता से और अपनी पूरी प्रतिष्ठा से और अपने पूरे पोटेंशियल से तैयारी में लगे होंगे। अब हम बात करने के लिए अब आपके सामने जो आए हैं वो अगला टॉपिक है हमारा। हम हमारी जो पॉलिटी की कड़ी चल रही है हमारे चैनल पे, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की कड़ी जो चल रही है, जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज का जो अगला पार्ट है, हम एक एक पार्ट को बड़ा डिटेल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इससे पहले वाली जो वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने, आशा है कि आपने सामने देख लिया होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होके गुजरता है, क्या वो प्रणाली है, क्या वो सिस्टम है, उस सिस्टम को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, हमने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है, राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान को पढ़ने के लिए, हमारी पॉलिटी को पढ़ने के लिए। हमारी पॉलिटिक जो हमारा भारतीय राज व्यवस्था है, हम किसी भी एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो हमको उसका ज़रूर पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का क्या, कैसे राष्ट्रपति बनता है, कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के क्या क्या पावर्स होती हैं, इन सारी चीज़ों। क्योंकि आपको पता है भारत के संविधान में जो कार्यपालिका का जो प्रधान माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रपति को। उसी के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था एक शॉर्ट ट्रिक, जिसको मैंने आपको बताया था। उसी क्रम में चलते चलते हम लोगों ने पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। मैंने बताया था पकानी करके, पकानी तो पकानी में पद, काम में कार्य का जो कार्यकाल था वो कार्य जो उसका कार्यालय सिस्टम था वो, नी फोर उसका नी का मतलब था निर्वाचन, तो निर्वाचन तक हमने ख़त्म कर लिया था। फिर मैंने बताया था कोको, मैंने बताया था कोका मतलब, कोका का मतलब होता था कोटा और कार्यकाल, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दुइयो बताया था, यानी कि दोबारा क्या उसका दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकता है, दोबारा उसका वो दोबारा से राष्ट्रपति कोई हमारे भारत के संविधान में या भारत में कोई एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बन सकता है। उसके बाद योग्यता और उसके बाद आगे के क्रम में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि महाभियोग, आपने सुना होगा इम्पीचमेंट नाम का एक वर्ड, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के थ्रू, कैसे वो आया है, कहाँ से वो आया है। आप बिल्कुल एकाग्रता बनाकर कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए। आपको 20 से 25 मिनट बाद आपको ये प्रोसीजर इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कहीं भी जाके किसी किताब में या किसी किताब की लैंग्वेज में आप पढ़ते हुए आपको वो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हम आपको भी बिल्कुल श्योर कराते हैं। तो हम बात करते हैं, जब हमने वहाँ हमने पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे प्रथम चरण की मतगणना होती है, कैसे द्वितीय चरण की मतगणना होती है, कैसे तृतीय चरण की मतगणना होती है। यानी कि जो मतगणना है वो किन चरणों पर डिपेंड करती है, अगर उनके उसके चरण कितने होंगे, मैंने वो भी डिस्कस किया था। ये डिपेंड करता है हमारे यहाँ जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों की संख्याओं के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने उसके पद होंगे, यानी कितने चरण हो सकते हैं, कितने स्टेप में जनगणना होगी। तो उसी के क्रम में आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद का, अगर आपने आप लोग सब लोग एक्टिव हैं, आप लोग सोशल मीडिया और बाकी अलग अलग न्यूज़ चैनल से और अखबार से, अपने न्यूज़पेपर से एक्टिव हैं, आपने जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ होगा तब आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो अभी वर्तमान में हैं, उनको 8 लाख वोट या 10 लाख वोट या कितने वोट मिले। तो आप लोग सोचेंगे कि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप अगर टोटल मिलाओगे, अगर आप सबको काउंट करोगे तो मोर और देन लगभग 1200 साढ़े 1200 के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे। 1200 साढ़े 1200 कैंडिडेट अगर वोट देते हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली या प्रत्यक्ष प्रणाली जो भी जिस भी प्रणाली से उसके राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो वोट देते हैं, तो इनको 8 लाख वोट कहाँ से मिल गए हैं, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। नॉर्मली अगर हम सोचते हैं कि भाई 8 लाख 7 लाख 5 लाख वोट कैसे मिल गए हैं, तो हम लोग इसी को डिस्कस करने के लिए जो हमारा आगे का भाग 5 का जो संघ है उसमें राष्ट्रपति जो हम पढ़ रहे हैं, उस राष्ट्रपति में जो चुनाव के बाद का सिस्टम है कि कैसे उनके वोटों की काउंटिंग होती है, कैसे उनके एक एक आदमी के वोटों की संख्या कितनी होती है, कितनी लगाई जाती है, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति के पद का चुनाव का विश्लेषण करा, उसी के हिसाब से हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। कई बार वनडे एग्जाम में 1 नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार ये एग्जाम में मेंस में भी पूछ लिया जाता है कि प्रोसीजर को कैसे, क्या प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को लिखिए, या किसी दूसरी कंट्री के साथ, यूएसए के साथ या ब्रिटेन के साथ कंपेयर करके भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको कम से कम एक पक्ष पता होना चाहिए, यानी कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पद का डिटेल अगर आपको पता होगा तो आप किसी भी दूसरे राष्ट्रपति के डिटेल को पढ़ने के बाद उसका कंपैरिजन कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। और तो और एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि आपको पता है
एमपी मतलब एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिनको हम सांसद बोलते हैं। और एमएलए जो होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, यानी कि जिनको हम विधायक बोलते हैं। उनके मत की वैल्यू क्या होती है, उनके मत को कैसे काउंट किया जाता है। एक मत एक एक मान लो विधायक है तो उसका अपना मत कितना होगा। आपको पता है विधायक क्या होता है, विधायक रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी विधानसभा के कैंडिडेट्स का। जिन लोगों ने जिन विधानसभा के जो उम्मीदवार वो जो वोटर्स हैं, जो हम और आप लोग हैं, हमने चुन के भेजा होगा अपने विधानसभा से एक विधायक को, और उसी की हमारी ही एक होगी एक लोकसभा, वहाँ से हमने चुन के भेजा होगा एक सांसद को। तो उसके मत की वैल्यू कैसे काउंट की जाती है संविधान में, संविधान निर्माताओं में, जो राष्ट्रपति के जब उसकी काउंटिंग होती है तब वहाँ पे उसकी वैल्यू निकलती है। तो हम बात करते हैं राज्य की विधानसभा। आपको पता है राज्य की बात करते हैं तो वहाँ विधानसभा या विधानमंडल होता है, और जब हम संघ की बात करते हैं, जब हम केंद्र की बात करते हैं तो वहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा ही हम उसको बोलते हैं या उसको हम संसद बोल देते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि एक एमएलए का मैंने बता दिया है कि अब बात करते हैं कि राज्य में बहुत सारे सिस्टम है कि एक एमएलए की मत की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। कैसे एक एमएलए की मत की वैल्यू निकाली जाएगी कि एक एमएलए अगर राष्ट्रपति को वोट देता है तो वो जो एक है, यानी कि आपको पता है 1200 1250 बंद कैंडिडेट है पूरे टोटल मिला के, अब उनको 1200 1250 को लाख और 10 लाख में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे उसको निकाला जा सकता है। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक एमएलए की मत की वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे काउंट की जाती है। तो वो काउंट की जाती है राज्य की कुल जनसंख्या। अब राज्य की कुल जनसंख्या कैसे, राज्य का मतलब यहाँ पे आप ये ना समझे कि राज्य का मतलब किसी कंपनी से है। यहाँ राज्य का मतलब है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जितने भी हमारे 28 और 8 जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसी की बात करी जाती है। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में विधानसभाएं हैं, तो वहाँ पे आपको पता है वहाँ विधायक और एमपीज होते हैं, तो उनकी भी मत की वैल्यू काउंट की जाती है। तो किसी भी स्टेट के एक एमएलए की मत की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके जो वोट की वैल्यू निकाली जाती है, वो वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उस राज्य की संख्या। जैसे मैं बात करता हूँ, सपोज दैट किसी एक राज्य, मान लो उत्तर प्रदेश है, या फिर किसी एक छोटे से छोटे राज्य की बात कर लो, गोवा की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, उसकी जनसंख्या सपोज दैट क्या है, वो 1 लाख है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कुल जनसंख्या को आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, विधानसभा के निर्वाचित सीटों की जो संख्या है, निर्वाचित मतलब जो विधायक हैं टोटल। जैसे मान लिया जाए, मैं एक एग्जाम्पल होगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में 403 सपोज दैट एक विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें 403 हैं, और मैं एक एक्सेप्ट मतलब बताता हूं कि 20 करोड़ वहां की जनसंख्या है। तो यानी कि टोटल राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित, जो भी निर्वाचित सीट है, निर्वाचित सीट मतलब 403 पे हम लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं अलग अलग चरणों में। और उसको क्या करना है, उसको आपको डिवाइड करना है 1000 से। किसको, टोटल जनसंख्या डिवाइडेड बाई जो भी विधानसभा की निर्वाचित सीटें हैं वो मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि कह सकता हूं, मान लो सपोज दैट किसी की ये 1 लाख, सपोज दैट ये एग्जाम्पल है, ये कि एक फॉर्मल एग्जाम्पल है। आप ये ना समझे कि 1 लाख ही जनसंख्या है, करोड़ों में भी हो सकती है, किसी की लाख में भी हो सकती है, ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भी हो सकती है। मान लिया जाए किसी की 1 लाख जनसंख्या है किसी राज्य की, और उस राज्य की में जो टोटल सिस्टम है, सपोज दैट वहां पे 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं और 1 लाख जनसंख्या है, उसको हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे ये और 3 ये, 3 और 3 ये, जब हम 5 को काटेंगे तो 1, यानी कि एक एमएलए का जो सिस्टम है वो 1 वोट आ सकता है, 1 वोट आ सकता है। यहाँ पे अगर मैं इसको 10 लाख कर लूँ या करोड़ कर लूँ तो ये 1000 भी आ सकता है, ये 100 भी आ सकता है, ये 1 लाख भी आ सकता है। एक जो एमएलए की मत की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है आपको, मत की वैल्यू को निकालने के लिए आपको करना है कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे जो भी निर्वाचित सीट है, वहाँ पे जो भी विधानसभा की सीट है वो इंटू 1000, तो ये आपका एक एमएलए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गई एक एमएलए की वैल्यू, यानी कि विधानसभा के कुछ सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं उसके एक मत की वैल्यू। सपोज दैट एक एमएलए बराबर मान लेते हैं आ गया है 1000, या मैं 100 मान लेता हूं, सपोज दैट वैल्यू आ गई है 100। वो कुछ भी हो सकती है, फ्रिक्शन में भी आ सकती है, आगे पीछे कुछ भी आ सकती है। वो जब आपके घर पे एक होमवर्क हो जाएगा कि आप सारे स्टेट्स के कुल जनसंख्या को देखिए, उसके बाद उसकी विधानसभा की सीटों को देखिए, उसके बाद उस 1000 से मल्टीप्लाई करके दोनों को डिवाइड करके आप हर स्टेट के एक एमएलए की जनसंख्या निकालते रहिए। आपको पता है कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग जनसंख्या है, तो उनकी मत की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। इसी वजह से जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने बड़े हिसाब से सिस्टम को सेट किया होगा। क्योंकि कई बार क्या होगा, अगर मान लो 403 विधानसभा की सीटें हैं तो जनसंख्या ज़्यादा होगी या जनसंख्या कम हो सकती है, तो उसके मत की वैल्यू वेरी कर सकती है। ऐसा ना हो कहीं, आपको पता होगा
राष्ट्रपति या जब राष्ट्रपति की चुनाव की बात होती है या फिर किसी भी बड़े चुनाव की बात होती है तो जिस जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होती है लोग उसकी तरफ क्यों ज़्यादातर भागते हैं, लोग उसकी तरफ क्यों ज़्यादा, जैसे अभी उत्तर प्रदेश है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें जितनी हैं आप देखेंगे कि एक एमएलए की जो मत वैल्यू है उत्तर प्रदेश की अलग आएगी। वहीं अगर आप बात करते हैं गोवा की, वहाँ की अलग आएगी, सिक्किम की वहाँ की अलग आएगी। क्यों अलग आएगी? तो क्यों, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा विधानसभा की 10-10 15-15 सीटें हैं। किसी किसी नॉर्थ ईस्ट के जो भी आपके राज्य हैं आप देखेंगे क्यों नहीं हो पाता, सरकारें वहाँ पे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दे पाती हैं? क्योंकि आपको पता है चाहे वो सरकार बनाने की बात हो, चाहे वो राष्ट्रपति बनाने की बात हो, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, जो लोग जहाँ से ज़्यादा जीत के आएंगे, फेवरेबल ज़्यादा होंगे, आपको पता है संसद में बैठ के वही अपनी सरकार बनाएंगे। खैर ये तो अलग का मसला है, हमको केवल इतना समझना है कि एमएलए की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग संसद की बात करते हैं। आपको पता है मैंने बताया विधानमंडल की जो विधानसभा की जो सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही साथ पार्टिसिपेट करते हैं कौन, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा यानी संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य को भी हम लोग एमपी कहते हैं। वो भी अगर जो निर्वाचित होकर आते हैं, राज्यसभा में बैठा हो चाहे लोकसभा में बैठा है, दोनों को एमपी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम राज्यसभा या लोकसभा के जो एमपी है उनके मत की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उनके मत की वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि जैसे मान लो जो कुल एमएलए के वोट की वैल्यू, जैसे सपोज दैट टोटल मिला के अगर एमएलए 1200 हैं या 400 हैं या 100 हैं, कुल एमएलए जितने भी एमएलए हैं, जो वैध एमएलए हैं, उनके वोट की संख्या, उनके कितने वोट आए हैं, आपको पता है एक एमएलए के वोट की जो वैल्यू आई है वो 100 आई है। ऐसे कितने सारे आप सब जितने भी एमएलए होंगे आप सबको काउंट करेंगे, आपके पास ये एक होमवर्क हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है कि कितनी है आपको बतानी, कभी नहीं पूछा जाएगा कितनी है आप बता दीजिए, ये केवल आपका असाइनमेंट है, क्योंकि आपको पता है जनसंख्या लगातार हर 10 साल में बढ़ती घटती रहती है। तो उसके हिसाब से ये भी चीज़ें आप जानते हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो क्षेत्र होता है, जब राज्य का क्षेत्र होता है उसको बढ़ाती घटाती रहती है, जनसंख्या कुछ कट के दूसरी तरफ चली जाती है, कुछ कट के तुम्हारी तरफ आ जाती है, तो जनसंख्या में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो यहाँ पे बस आपको समझना है कि मत की वैल्यू, आपको एक बुद्धिजीवी होने के नाते, आपको एक एक्टिव एस्पिरेंट्स होने के नाते ये पता होना चाहिए कि कैसे आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में 1 लाख 8 लाख 10 लाख वोट कैसे मिले। बस आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वो 8 लाख वोट कैसे मिले हैं। हम उसके साथ आप और एक क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को लगा के चले जाएं, ये दूसरा आपका मतलब है। तीसरा जो वो है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है, ताकि आपको कोई भी आपके सामने आके कोई पागल आपको ना बना सके। तो उसमें क्या कहते हैं, कह रहा है कि कुल एमएलए की वोट की वैल्यू और उसको किससे डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है टोटल एमपीज जो हैं, एमपीज का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए निर्वाचित कैंडिडेट जो हैं, उनको अगर डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका एमपी की वैल्यू, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू कितनी, मान लो अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू, ऐसा सिस्टम बनाया गया है, कोई फिक्स नहीं है, लगभग ये जो वैल्यू आती है एक एमपी की वैल्यू लगभग 708 के आसपास आती है, लगभग इतने, इसके आगे पीछे ये फिक्स कर दिया गया है ताकि कोई झोल बोल ना रहे। तो कैसे निकालेंगे एमपी की वैल्यू, एक एमपी की वैल्यू होगी कुल एमएलए के जो वैध वोट हैं उनकी वैल्यू बटे कुल एमपी जो है, एमपीज की संख्या जो है। आपको बता दूं मैं, कुल एमपीज अगर हम लोकसभा की बात करूं तो 545 होते हैं और राज्यसभा की बात करूं तो 245 होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के जोड़ के जो भी आपकी कुल एमएलए वोट की संख्या आएगी उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगी वैल्यू लोकसभा में या फिर एमपीज की वैल्यू। तो आपको दोनों ही वैल्यू मैंने समझाई, पहले समझाई आपको मैंने विधानसभा या एमएलए की मत की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, दूसरी मैंने आपको बताई कि एमपी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इन दोनों को निकालने के बाद यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरे नंबर की बात आती है, जो तीसरा नंबर है यहाँ से हमारा आर्टिकल नंबर 33 खत्म हो जाता है, 54 खत्म हो जाता है। उसके बाद 55 में हम लोग पहुंच जाते हैं। ये दो चीजें प्रीवियस चुनाव से रिलेटेड थी इसलिए मैंने आपको डिस्कस करी। इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 55, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कोटा क्या होगा, जिसमें राष्ट्रपति के कोटा की बात करी गई है। जैसे मैंने ट्रिक में भी बताया था, को का मतलब को फॉर कोटा, यानी कि 55 पे क्या आएगा कि राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के कोटे से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रपति के कोटे से समझने का मतलब है कि राष्ट्रपति के लिए जो भी वोटिंग हुई है,
जो भी वोटिंग हुई है, जो भी टोटल वोटर्स हैं, कितने वोटर्स हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 100 हो सकता है, 1700 हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं, व्हाटएवर जितने भी हो सकते हैं, उसमें जितने उम्मीदवार हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, यानी कि कुल वैध वोट, जो भी वोट डले हैं, जो भी वोट डले हैं वो डिवाइडेड बाई, सपोज दैट यहां मैं कहता हूं कि 100 जो है, कुल वोट 100 हैं। सपोज दैट राष्ट्रपति के चुनाव के कोटे को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि राष्ट्रपति के कोटे में कुल वोटों की संख्या सपोज दैट कितनी है, 100 है, और उम्मीदवार सपोज दैट कर लिया हमने 2 हैं, तो 2 + 1 ये कोटा होता है, यानी कि आपका आ जाएगा 50 + 1, यानी कि जिस भी कैंडिडेट के 50 + 1 वोट मिल जाएंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, विजय घोषित कर दिया जाएगा, उसको राष्ट्रपति भारत का मान लिया जाएगा। ठीक है, ये वेरी कर सकता है। ये एक जो फॉर्मल कोटा बनाया गया था, यानी कि कोटे का मतलब है कि मिनिमम वोट कितना होना चाहिए राष्ट्रपति को जीतने के लिए, तो वो कितना है कि कुल वैध वोटों की संख्या बटे उम्मीदवारों की संख्या। जैसे ही उम्मीदवार यहां पे कितने हो जाएंगे, अब यही तो बात है, उम्मीदवार 3 हो गए तो 50% से कम रह गया, ये तो 50 से कम आ जाएगा, जैसे 3 हो जाएंगे 33 और 1 34 आ जाएगा। तो ऐसा देखा गया है, इसको और कम करने के लिए जर्नलाइज्ड करने के बाद करते करते आज एक चीज आ चुकी है। आज के सिस्टम में क्या माना जाने लगा है, कहा जाने लगा कि कुल वोट, जो भी कुल वोट है, उम्मीदवारों की संख्या +1 और +1 ऐसे करके इसको, ये जो व्यवहार में चीज़ें आने लगी हैं वो ये कर दी गई है, क्योंकि आपको पता है जो ऊपर वाली वैल्यू है अगर वो ज़्यादा है और नीचे वाली वैल्यू कम है तो सीधी सी बात है नीचे वाली वैल्यू की जो मान है वो आपका टोटल मान है वो कम ही आएगा। इसलिए क्या कहा गया है, आजकल जो व्यवहार में हमारे जो संविधान में हमारे जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है वो ये अपनाया जा रहा है कि जो भी टोटल वोट हैं उन टोटल वोट को आपको डिवाइड करना है उम्मीदवारों की संख्या +1 से, और उसमें जो भी वैल्यू आती है उसको +1 कर दिया जाता है, और जो इस वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, जो इस वैल्यू को पा लेता है, जो इतने वोट पा लेता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये है आपका राष्ट्रपति का कोटा, जो अनुच्छेद 55 में दिखाया गया है हमारे संविधान के। एक एक अनुच्छेद को हम समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट किस के स्तर तक जाके समझेंगे, ताकि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि अगर मान लो पूछ लिया जाए कि सब भाई राष्ट्रपति के कोटे से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको वहां भी पूछ लिया जा सकता है, मेंस में भी आपको, पीटी में भी पूछ लिया जा सकता है, आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जा सकता है। तो आपको बताना है केवल कि कुल जो वैध वोट हैं डिवाइडेड बाई उम्मीदवारों की संख्या +1। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं, हमारा आर्टिकल खत्म हो जाता है 55। हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, अनुच्छेद नंबर 56। अनुच्छेद नंबर 56 में क्या कहता है, कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा, जब भी राष्ट्रपति शपथ लेगा उसके 5 वर्षों तक का उसका कार्यकाल होगा, उसके बीच में वो कैसे हटाया जा सकता है, कैसे वो छोड़ सकता है, वो डिपेंड करेगा अगला। केवल यहाँ पे कार्यकाल की बात करी गई है, कार्यकाल बताया गया है कि 65 साल उसका कार्यकाल होगा, 5 वर्ष उसका, जब भी वो शपथ लेगा तब से लेके 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल होगा। कई बार ये पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे, उपराष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हम लोग राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल जब वो शपथ लेगा तब से लेके 5 साल तक का हमारे संविधान में वर्णित है। आर्टिकल नंबर 56 खत्म होता है। आर्टिकल नंबर 56 के बाद आता है 57 में क्या कहा जाता है, 57 आर्टिकल कहता है कि क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन, या राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति पद पे जो भी कैंडिडेट है, जैसे रामनाथ कोविंद है, तो क्या ये दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि क्या राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो हाँ, हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हमारे संविधान में कहा गया कि हाँ, राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, लेकिन निर्वाचित होने के लिए ये नहीं है कि बस कि तुम राष्ट्रपति हो, 5 साल खत्म हो गए तो अगले 5 साल तक के लिए तुम ही राष्ट्रपति रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान में जो प्रोसीजर है, हमारी जो राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रणाली है, उस प्रणाली में जो प्रोसीजर है वो ये प्रोसीजर है, अगर कोई एक अपना टर्न्योर खत्म कर देता है, 5 साल खत्म कर देता है, अगले 5 साल में उसको आने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसको वो सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा, वो सारे निर्वाचन से गुजरना पड़ेगा, वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से गुजरना पड़ेगा, जिससे वो पहली बार इलेक्शन में आया था और पहली बार वो नॉमिनेट हुआ था, पहली बार वो अपॉइंट हुआ था। ऐसे ही बाकी कैंडिडेट के साथ भी आके वो अगली बार निर्वाचित कर सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, किसी दूसरे देश में 2 या 1 बार या 3 बार बन सकता है, लेकिन हमारे संविधान में कितने भी बार बन सकता है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसको हर बार उसी प्रणाली से गुजरना पड़ेगा, उसी प्रोसेसर से गुजरना पड़ेगा जिससे वो अपनी प्रारंभिक पहली बार बनने के में गुजरा था। तो आर्टिकल 57 में क्या कहता है, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हाँ हो सकता है। और ऐसा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हाँ, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो
अपने मतलब 2 बार निर्वाचित हुए हैं या 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कैंडिडेट, तो एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। ये भी एग्जाम्पल आपके सामने है, उसके बाद तो अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि हाँ, राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। अगली बार बात करते हैं, अगला है क्या कि अब 58 पे पहुंच चुके हैं। 58 क्या कहता है? 58 कहता है हमारा कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होंगी। योग्यता क्या है? योग्यता किसमें दी गई है? आर्टिकल 58 में, आर्टिकल 58 में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, या पूछ लिया जाएगा भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, आप बताएंगे 56 में। आपसे पूछा जाएगा भारत के संविधान में क्या राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, इसका जिक्र किसमें दिया गया है, तो वो आप बताएंगे 57 में। आपसे पूछा जाएगा भारत के संविधान की योग्यताएं किसमें वर्णित हैं, तो आप बताएंगे 58 में। और 58 में क्या है कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित होने वाले कैंडिडेट के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात योग्यता में है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना ही इंपॉर्टेंट है। बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आके राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसके लिए जरूरी है कि भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर पे है कि उसने 35 साल की उम्र पूरी कर लेनी होनी चाहिए, यानी कि उसकी उम्र, ये कई बार, ये तो समझ लो कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीएससी में तो हजारों बार पूछा जाता है और वनडे एग्जाम में तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट प्रोबेबल रहता है कि आर्टिकल 58 से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पीएससी इसको कॉपी करती है, पीएससी तीनों योग्यताओं को एक साथ और एक योग्यता अलग से दे देती है। क्या उसका पढ़ा होना जरूरी है? 1 2 3 दे देगी। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ए। ऑप्शन बी पे दे देगी 35 साल का होना आवश्यक है, बी। ऑप्शन सी पे दे देगी उसे 10वीं 12वीं पास होना जरूरी, यानी कि लिखित या शिक्षित होना जरूरी है, ऑप्शन सी। और तुमसे पूछ लेगी बताइए कौन सा सही है, बता देगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है, पहला और दूसरा सही है, या कॉम्बिनेशन बना के आपसे पूछ लेगी। पीएससी ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेती हैं। तो आपको पता होना चाहिए भारत का पहले नंबर पे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरे नंबर पे 35 साल जिस उसकी उम्र है वो पूरी कर लेनी होनी चाहिए उसे, और तीसरे नंबर पे क्या है, ये तो जबरदस्ती डाल रखा है, कह रहा है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। अब देखो लोकसभा के, भाई अगर मैं बात करूं राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी, तो वो तो पहले ही पूरी कर चुका है। राज्यसभा की जो योग्यताएं हैं वो तो पहले से ही पूरी कर चुका है। क्या कह रहे हैं, भारत का नागरिक हो 35 साल, यानी कि राज्यसभा में कितने साल, राज्यसभा के सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए, या आप मुझे बताएं, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितनी होनी चाहिए। तो वो 35 साल दे रखी है, लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए। उसके बाद देखो ऐसा हुआ क्या, कितने बुद्धिजीवी लोग थे, कितना मतलब उस टाइम पे बैठ के 50-70 साल पहले बैठ के, 72 साल पहले बैठ के क्या सोच रहे थे कि ऐसे हुआ क्या, ऐसे तो कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है भाई, ये योग्यताएं तो आम नागरिक में सब पे होती हैं। 35 साल का आदमी हो गया, लोकसभा की सदस्यता रखने के लिए एलिजिबल हो गया, भारत का नागरिक है, फटाफट से जाके भर देता हूं मैं फार्म भर देता हूं राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए पता चलेगा टोटल राष्ट्रपति में मान लो वहां पे 545 लोग हैं, तो 545 में से बाहर से लोग आए, और बाहर से लोगों के आने के बाद 2000 कैंडिडेट ने राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए पर्चा भर दिया। तो इन सब से बचने के लिए कितने बुद्धिजीवी लोग थे, इन सब से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करी उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी कि या तो 50 प्रस्तावक, आपको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्य होने के लिए आपको पहला कंडीशन उन्होंने रखा कि 50 प्रस्तावक कौन होते हैं, जो आपके लिए प्रस्ताव पेश करें। वो कहीं से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। आपको पता है संसद होती है, संसद में 2 कमरे होते हैं, एक लोकसभा का होता है, एक राज्यसभा होता है। 2 कमरे की बात मतलब कमरे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 2 पिलर्स की, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बन जाती है, राष्ट्रपति उसका एडिशनल पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कहीं भी कोई से भी 50 हो सकता है, 10 एक से आ जाए, 40 दूसरे से आ जाए, राज्यसभा से आ जाए, हो सकता है 25-25 दोनों से इकट्ठे हो जाए, हो सकता है सारे के सारे लोकसभा से ही आ जाए। कहने का मतलब यह है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि 50 प्रस्तावक लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलाकर आपका जो राष्ट्रपति चुनाव का प्रस्ताव है वो आगे तक पहुंचाएं। आपका जो कैंडिडेचर है, आपकी जो योग्यता है उसको आगे प्रस्तुत करें कि हम ये कैंडिडेट है, हम इसको प्रस्तावित कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने तो प्रस्तावित कर दिया, उसके बाद क्या कहा गया है, साथ ही साथ में 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। अनुमोदक का मतलब क्या कहा गया है उन्होंने, प्रस्ताव का मतलब तो ये है कि आपको ऐसे ही नॉर्मल प्रस्ताव पारित किया, आपके सहयोग में 50 लोग इकट्ठे हुए और जाके आपके जो
जो भी हेड है निर्वाचन आयोग या जहाँ पे आप कैंडिडेचर आपकी शामिल की जा रही है वहाँ पे उसके सामने जाके प्रस्तुत हो गए। लेकिन ऐसा ही नहीं खत्म हुआ, ऐसा हो भी सकता है कि बहुत सारे लोगों को 50 लोग जानते हो। नॉर्मली क्या कहा गया है, उसके बाद 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। अनुमोदक का मतलब क्या लिया इन्होंने कि 50 ऐसे लोग भी होने चाहिए जो लिखित में आपको अनुमोदित करें, लिखित में अनुमोदित करें। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट रखा गया कि ऐसा नहीं है कि ये 50 जो प्रस्तावक हैं यही प्रस्तावक अनुमोदक बन सकते हैं, नहीं। क्वेश्चंस यहीं से पूछ लिया जाता है यूपीएससी में, क्या जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक होते हैं 50, वही उन्हीं प्रस्तावकों में से कुछ प्रस्तावक अनुमोदक बन सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 50 लोग अलग से आपको चाहिए कि आप जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी योग्यता में इंपॉर्टेंट है कि ये होने चाहिए 50 लिखित में। लिखित अनुमोदक मतलब लिखित में देते हैं, और जो प्रस्तावक होते हैं वो नॉर्मली मोरली सिस्टम से जाके प्रेजेंट कर देते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये था योग्यता। उसके साथ साथ एक योग्यता और है राष्ट्रपति के लिए कि 15,000 रुपए की जमानत राशि, 15,000 रुपए की जमानत राशि आपको जमा करनी होगी। आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, हालांकि 15,000 तो बहुत कम है नॉर्मली। अब बात करते हैं कि जमानत राशि क्या होती है। और जमानत राशि आपने बहुत सुना होगा, मैं एक छोटा सा यहां से हटके एक बात कर रहा हूं कि जमानत राशि जब्त होना क्या होता है। आपने सुना होगा, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे अब ये राष्ट्रपति का चुनाव हो, आप लोगों ने सुना होगा कि जमानत राशि जब्त क्या हो जाती है। तो जमानत राशि जैसे राष्ट्रपति के लिए पूछी गई है, इसलिए मैंने डिस्कस किया है, ये भी योग्यताओं में से एक है कि आपको 15,000 रुपए जमानत राशि देनी पड़ेगी। अब ये जमानत राशि क्या होती है, जमानत राशि जब्त कब होती है? जमानत राशि जब होती है कि जो कुल वोट है, कुल वोट का 1/6% आपको नहीं मिलता है। 1/6% अगर आपको नहीं मिलता है, 1/6% से आपके वोट कम रह जाते हैं, टोटल जितना मतदान लड़े वहां पे मतलब किया गए हैं मतदान, किसी भी मतदान केंद्र पर, जो भी सपोज दैट अगर वहां पे 100 मतदान किए गए हैं तो 100 का 1/6 यानी कि आपको 6 अगर वोट नहीं मिले हैं, 1/6 अगर आप निकालेंगे, अगर आपको इतने वोट नहीं मिले हैं तो जो आपने जमानत राशि जमा की थी वो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम मतलब किसी भी आपके इलेक्शन में हो। तो आपको पता चला कि जमानत राशि जब्त कब होती है, 1/6% वोट आपको नहीं मिलते हैं तो वो जब्त हो जाती है। जमानत राशि क्या होती है? जमानत राशि एक ऐसी राशि होती है, ऐसा ले लिया जाता है क्योंकि ये भी एक तरह से डर है, नहीं तो बहुत सारे लोग जाके कोई भी, क्योंकि भारत का संविधान क्या है, लोकतांत्रिक संविधान है, कोई भी जाके पर्चा भर देगा। तो कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी बनाई गई हैं जिसे कम से कम नॉर्मल आदमी भरने से डरे। आप सोचिए, क्या भारत का कोई भी नॉर्मल आदमी राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, संविधान कहता है कि बन सकता है, लेकिन क्या आज फ्यूचर में हम आज वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में क्या 50 प्रस्तावक कोई मिलेंगे उसको लोकसभा और राज्यसभा में? क्या 50 अनुमोदक कोई होंगे? इम्पॉसिबल है, आप जान सकते हैं नॉर्मली। तो ये प्रोसीजर है। हाँ, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है अगर उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो और वो भारत का नागरिक हो, 35 साल उसकी उम्र हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है और 15,000 रुपए जमा कर दे। ये हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, ठीक है। अब योग्यताओं की बात आती है, योग्यताओं के बाद आता है कि कौन लोग ऐसे होंगे। अगला जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 कहता है कुछ दशाएं दे रखी हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। आपको पता है निर्वाचित होने के लिए जैसे आपको योग्यता दी जाती है, ऐसी कुछ नियोग्यताएं भी दी जाती हैं, कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस दी जाती है जिसमें आप जो आपके अंदर अगर होगी तो आपको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, आपको राष्ट्रपति के लिए नहीं चुनावित किया जाएगा, नहीं चुनाव में लड़ने दिया जाएगा। तो कुछ दशाएं क्या हैं? वो दशाएं जो है, दशाओं को हम कंडीशंस बोलते हैं। आर्टिकल 59 में 59 क्या कहता है? 59 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति वो नहीं हो सकता जो किसी भी डॉक्टर्स द्वारा, मतलब प्रतिष्ठित डॉक्टर द्वारा पागल घोषित कर दिया जाए। कोई भी पागल व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनने का हकदार नहीं होगा। नंबर 2, दूसरी बात आती है कि दिवालिया का मतलब होता है जो बैंकक्रप्ट होते हैं, यानी कि आपने बैंक से लोन लिया है, आपने किसी संस्थान से लोन लिया है और आप उस लोन को नहीं चुका रहे हैं, जैसे कि विजय माल्या है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर भाग गए हैं, तो वो राष्ट्रपति पद के लिए कभी भी उम्मीदवार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो उन कंडीशन से फॉलो नहीं करते। वो कह रहे हैं कि दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए कोई भी आदमी, पागल कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या कह रहा है, उसके साथ साथ हमारे संविधान में कुछ कंडीशंस क्या है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई राष्ट्रपति बनने के लिए अगर चाहता है तो अगर पहले से ही वो पागल नहीं है बन सकता है, वो दिवालिया घोषित नहीं बन सकता है। अगर वो संसद या तो MP या MLA है या फिर एंग्लो इंडियंस के
थ्रू वो चुना गया है राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, तो वो भी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो निर्वाचित नहीं होना चाहिए संसद और विधानमंडल के किसी भी सदस्य में। अगर ऐसा है तो उसको पहले अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद उसको जाके लड़ना पड़ेगा। चौथी और इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है कि वो व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद। इस पे एक बड़ी डिबेट है, आपको समझाने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक लाइन में मैं आपको बता के निकलना चाहता हूं कि लाभ का पद क्या होता है। लाभ का मतलब होता है सरकारी नौकरी। बस आप इतने से देख लीजिए कि कोई भी सरकारी नौकरी के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान में भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है, अगर वो लाभ के पद पे है तो उसको निर्वाचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कंडीशंस हैं, ये मेजर कंडीशंस हैं। पागल, दिवालिया, संसद का सदस्य और लाभ का पद, इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। तो ये था 59। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि अब आता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद जो 60 है या 60 है, आर्टिकल 60, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ कैसे होगी, क्या प्रोसीजर है उसमें शपथ का। तो वो प्रोसीजर है कि जो भी राष्ट्रपति की शपथ होगा, तो राष्ट्रपति की शपथ में क्या कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो करेगा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। अब ये कई बार क्वेश्चन आता है कि मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, तो कौन करेगा? तो भैया उसमें 34-35 जज हैं, उसमें सीनियरिटी के हिसाब से जो भी नंबर 1 पे आएगा वो उसको शपथ दिलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अब उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। मैं बता दूं आपको, भड़काने के लिए, आपको थोड़ा भटकाने के लिए क्या किया जाता है, आपको दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो प्रेजेंट नहीं है, उसका पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? तो वहां ऑप्शन दे दिया जाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा भारत का प्रधानमंत्री, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एजी या फिर कैग, ऐसा करके दे दिया जाएगा। तो आपको लगाना है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति की शपथ केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिला सकता है, अगर वो नहीं होगा तो उसके बिहाफ पे जो भी सीनियरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के टोटल जज 34 या 35 हैं, जितने भी जज प्रेजेंट हैं, उस प्रेजेंट में से जो भी सीनियरिटी के हिसाब से आता जाएगा वो शपथ दिलाएगा। अगर मान लो फर्स्ट सीनियर नहीं होगा तो सेकंड सीनियर नहीं होगा तो थर्ड सीनियर, तो ऐसे किस्सा खत्म हो जाएगा पूरा। राष्ट्रपति की शपथ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 60 में वर्णित है किस हिसाब से। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको समझाने के लिए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज का इस लेक्चर का जो मेन मोटो है वो ये है कि आपको समझाना है कि आर्टिकल 61 क्या कहता है। आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग। तो महाभियोग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है पद से हटाना। पद से हटाना, अगर मैं इसका सिंपल बात करूं तो वो है पद से हटाना। महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है भारत के संविधान में? 61 में। महाभियोग का क्या मतलब होता है? महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाना। अब सबसे बड़ी बात आती है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? मैंने पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। आप कहोगे ब्रिटेन से, आप सीधी सी बात है ब्रिटेन से, लेकिन इसी के अंदर एक सिस्टम है महाभियोग। तो महाभियोग कहां से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो लिया गया है यूएसए से या अमेरिका से। आपको बता दूं कि इंपीचमेंट का जो सिस्टम है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ब्रिटेन से लिया गया है पद और महाभियोग लिया गया है यूएसए से। उसके बाद बात करते हैं कि महाभियोग होता क्या है और ये कैसे लगाया जा सकता है। ये 3 फैक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला फैक्ट है कि महाभियोग लगाने के लिए महाभियोग का मतलब मैंने आपको बताया पद से हटाना। और एक और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं कि जो ये महाभियोग का जो शब्द है स्पेशली नहीं कह सकता, ओनली, केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी और को हटाने के लिए ये प्रोसीजर यूज किया जा सकता है, लेकिन ये शब्द संविधान में यूज नहीं किया जा सकता। ये केवल किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। बात करते हैं हटाया कैसे जा सकता है। तो हटाने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में अगर राष्ट्रपति आ जाता है तो उसको हटाने के लिए राज्यसभा या लोकसभा में महाभियोग की सुविधा, मतलब प्रोसीजर लाया जा सकता है। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, रामनाथ कोविंद अगर
शेख हसीना के इशारे पे नाचने लगे, सपोज दैट ऐसा होने लगे कि बांग्लादेश की शेख हसीना के इशारे पे काम करने लगे कि चलो चलो इनको प्याज दे दो, फ्री में प्याज लौटा दो, इनको ये दे दो, इनको थोड़ा सा बम बम पहुंचा दो, ऐसा करने लगे। और हमारे संविधान में बैठे, हमारे संविधान के जो रक्षक माने जाते हैं या जो सरकारों को चलाने के लिए जो भी MP MLAs बैठी रहती हैं, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें होती हैं, उनको कुछ परेशानी होती है तो वो आवाज़ उठा के ऊपर पहुंचाते हैं और उनको लगता है कि ये तो राष्ट्रपति जो है शेख हसीना के पीछे पीछे जाने लगा है। तो ऐसे सिस्टम को बचाने के लिए इन पे महाभियोग लाया जाता है, ऐसे सिस्टम से बचने के लिए इन पे महाभियोग लगाया जाता है। तो पहले ही एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये इस टाइप पे पूछा गया कि विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में अगर कोई राष्ट्रपति आ जाए तो क्या उस पे महाभियोग लगाया जा सकता है? हाँ, पहली कंडीशन है लगाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन में है कि कोई भी राष्ट्रपति अगर भारत के संविधान का अतिक्रमण करता है, भारतीय संविधान में कोई भी ऐसी चीज दी गई है उसका विरोध करता है या उसको सही से नहीं लागू करता है या उसका हनन करता है, उसमें कुछ भी अतिक्रमण करता है, यानी कि उसको नहीं मानता है, या अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई कई किताबों में यह भी लिखा होता है कि मंत्रिमंडल की बात ना मानने पर। तो दोस्त ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं मिटा ही देता हूं, क्योंकि ये जब हमने पहले ही लिख दिया है, मेजर पॉइंट है केवल दो, कि विदेशी राष्ट्र का प्रभाव में ना हो और दूसरी बात संविधान का अतिक्रमण ना हो, क्योंकि संविधान में ही तो बनी हुई है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल और बाकी सारी चीजें। और आपको पता है राष्ट्रपति तो वैसे भी मंत्रिपरिषद के हिसाब से ही काम करता है, काम तो एक्चुअल में मंत्रिपरिषद ही करती है, मंत्रिमंडल ही करता है, ये तो केवल साइन करता है। तो ये संविधान में दिया गया, ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में अलग से लिखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। भारत के संविधान का अतिक्रमण करेगा तो भी महाभियोग लाया जाएगा, विदेशी राष्ट्र के अगर के प्रभाव में आ जाएगा, उसके प्रभाव में आगे कोई ऐसा डिसीजन ले लेगा जिससे हमारे राष्ट्र की, हमारे भारत पे कोई नुकसान या हानि हो सके, तो भी उस पर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाभियोग लगाया कैसे जाता है, ये समझने की बात है। यही इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक था वो ये है कि महाभियोग लाया कैसे जा सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते थे? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते थे। ठीक है, यहां तक ध्यान रखना है, नहीं लेते थे। अब बात करते हैं इस पे महाभियोग लगाने की बात करते हैं। तो महाभियोग लगाने की बात करते हैं तो महाभियोग में पूरे का पूरा विधानमंडल ही भाग नहीं लेता है। आपसे पूछ लिया जाएगा, पूछ क्या, हमेशा आपको पागल बनाने के लिए पूछ लिया जाता है, आपको भटका देता है कि राष्ट्र या इम्पीचमेंट लगाया जाए किसी राष्ट्रपति पर तो कौन कौन उसके सदस्य होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब इसका इलेक्शन होता है तो राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मैंने बताया था राज्यसभा में जो 12 अलग अलग विशेष क्षेत्रों से लाए जाते हैं, चाहे वो संस्कृति हो चाहे वो साइंस हो, अलग अलग क्षेत्रों से लाए जाते हैं, वो लोग भी भाग नहीं लेते थे चुनाव में। ठीक है दोस्त, चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन जब इस पे महाभियोग लाया जाएगा तो महाभियोग में ये भी भाग लेते हैं और ये भी भाग लेते हैं, सब लोग भाग लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के हर एक सदस्य निर्वाचित, कई बार तो ऐसे लिख के दे दिया जाता है कि बताइए महाभियोग में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और हम लोग लगा कहते हैं हाँ दोनों लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन निर्वाचित के साथ साथ जिन लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, अनुमोदित किया जाता है, वो 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, वो लोग भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। तो बहुत क्लियर आपको समझना है, विधानसभा भाग ही नहीं लेती है, विधानमंडल बिल्कुल भाग नहीं लेती है। उसके बाद बात करते हैं, इन लोगों ने तो भाग लेने की बात हो गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाग कौन लेता है, केवल राज्यसभा के जो भी सदस्य, टोटल सदस्य यानी कि 545 और 245 टोटल सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई, दूसरी कंडीशन आती है कि भाई ये महाभियोग लाया कैसे जाता है, महाभियोग लगाया कहां पे जा सकता है। तो एक बहुत ही क्लियर कट में कह दूं, लोकसभा या संसद के दोनों सदन जो हैं, दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में ही लाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही लाया जाएगा, दोनों में से किसी भी सदन में, अपने सदन में इस प्रस्ताव को ला सकते हैं। लेकिन दोनों में से किसी भी सदन में तो ला सकते हैं, लेकिन इसको लाने की कंडीशन क्या है, वो कंडीशन आपको बताता हूं कि वो कंडीशन है, अगर लोकसभा में प्रस्ताव को, महाभियोग के प्रस्ताव को लाया जाता है, किसी भी राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जाता है, तो उस प्रस्ताव को लाने के लिए कुल संख्या का 1/4 यानी कि
25% सदस्यों की अनुमति होना आवश्यक है। आपके साथ कितने सदस्य होने चाहिए? 25% सदस्य। किसके लिए? प्रस्ताव को पेश करने के लिए। दो शब्दों पे बहुत ध्यान रखना है, प्रस्ताव को पेश करना और प्रस्ताव को पारित करना, इन दोनों पे कंफ्यूज नहीं करना है आपको। पहले मैं आपको बता देता हूं कि चाहे अगर मैं बात करूं राज्यसभा में, अगर कोई लोकसभा राज्यसभा में अगर कोई महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें भी 1/4 या 25% सदस्यों का होना या उनके मंजूरी होना आवश्यक है। और 1/4 यानी कि 245 का 1/4 और 545 का 1/4 अगर आपके पास है तो आप जाइए और आपके जो सभा के अध्यक्ष हैं उनके सामने, जो भी आपकी सभा को चला रहे हैं, सभापति हैं, उनके सामने कहिए कि हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लाना चाह रहे हैं। और आप क्या करेंगे? ये तो प्रस्ताव लाने के लिए, अब ये डिपेंड करता है कि आपने 25% लोगों का जो वोटिंग अपने साथ ले ली है और आपने लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनके सामने प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने एडमिट आपका कर लिया, उसके लिए कंडीशन है। आपका जो प्रस्ताव है उन्होंने मान लिया है, उसके लिए कंडीशन है। यहीं पे मैं बात करता हूं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दीपक मिश्रा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन पे महाभियोग जैसा प्रोसीजर लाया गया और कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन वो लोग ये भूल गए थे, संविधान को अच्छा पढ़ना, अच्छे से समझना भूल गए थे कि ऐसे किसी भी प्रोसीजर को लाने के लिए कम से कम 25% वोटों का या 25% सदस्यों का होना आवश्यक है। और आपको पता है लोकसभा में जो कांग्रेस की जो कुल कंट्रीब्यूशन है वो 9% भी नहीं है, तो कैसे पास आ सकता था? वो फेल हो गया, वो मतलब वापस चला गया। तो अब होता क्या है दोस्तों, अब ये जैसे ही लोकसभा में लाया जाता है, मैं एज वेल एज कह रहा हूं राज्यसभा में लाया जाता है, किसी भी सभा में लाया जा सकता है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे जिस सभा में लाया जाएगा उस सभा का 25% सदस्य आपके साथ होने चाहिए। तीसरी कंडीशन कि अगर मान लो यहां पे कोई राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उस प्रस्ताव को एक्टिवेट कर दिया गया और उस प्रस्ताव को एक्टिवेट करने के बाद पास कर दिया गया, तो पारित करने के लिए जिस भी सदन में वो पारित किया जा रहा है उस सदन के 2/3 यानी कि कुल मिला के 66% सदस्य है, 66% वोटिंग आपके पक्ष में होनी चाहिए उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए। प्रस्ताव को पेश करने के लिए 25% और प्रस्ताव को पारित करने के लिए इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब 2/3 तिहाई भाग या तिहाई सदस्य आपके साथ होने चाहिए, यानी कि 66% आपके पास होने चाहिए, चाहे आप लोकसभा में रख रहे हो चाहे आप राज्यसभा में रख रहे हो। सपोज दैट कि किसी एक सभा ने, लोकसभा ने इसको पास कर दिया, पास करने के बाद ये लोग भेजते हैं, आपको पता ही है लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में पास होता है तो लोकसभा में आता है। जैसे ही लोकसभा में या राज्यसभा में, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा में ये पास हो जाता है तो इसको पास करने के बाद भेजा जाता है राज्यसभा में। लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा में भेज दिया गया, लेकिन भेजने के पहले यानी कि 14 दिन पहले आपको क्या करना होता है? राज्यसभा राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेगी कि हमने तुम्हारे प्रति एक महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर लिया है और 14 दिन के अंदर आप राज्यसभा में जाइए या राज्यसभा में अपना पक्ष जो है उसको रख दीजिए, अपनी जो सफाई है उसको प्रस्तुत कर दीजिए। तो ये टाइम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने दिन का टाइम या कितने दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना होता है। तो पहले राज्यसभा पास कर देगी, उसके बाद उसको लोकसभा में भेजेगी, तो वो टाइम होता है 14 दिन का। वो 14 दिन मिलेंगे राष्ट्रपति को अपने आप की सफाई रखने के लिए। यानी कि कोई ऐसा काम होगा, सपोज दैट विदेशी प्रभाव की बात करी जाए तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को 14 दिन का टाइम मिलेगा कि जाइए राज्यसभा में और बताइए कि नहीं साहब, मैं तो इसलिए वहां पे शेख हसीना के साथ था क्योंकि मुझे पता है चाइना जो है अलग अलग नेपाल और अलग अलग जगह पे जाके, नेपाल में बांग्लादेश में अलग अलग जाके हमें भारत को घेर रहा है। तो मैं तो स्ट्रेटेजी बनाना चाहता था कि बांग्लादेश में अपने संबंध अच्छे कर दिए जाए। तो वहां जाके वो कहेगा हाँ ठीक है, राज्यसभा में बोलेंगे अरे बाप रे इतना बढ़िया सोच रहे हैं तो हमारे लिए सोच रहे हैं, चलो ठीक है, ऐसा पास नहीं करते। तो क्या होगा, वो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति जिस सभा में पास हुआ है उससे दूसरे सभा में पास होने के लिए जाएगा, वहां पे अपने प्रस्ताव को रख सकता है। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, राज्यसभा में पास हुआ है तो वो लोकसभा में आ सकता है, लोकसभा में भी वो अपना सफाई दे सकता है। यानी कि जिस सदन में पास कर दिया गया है उसके बाद दूसरे सदन में भेजा गया, उस दूसरे सदन में भेजने के बीच 14 दिन का टाइम मिलता है। उस 14 दिन में राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति स्वयं जाके अपने आप को अपना पक्ष रख सकता है, चाहे वो अपने वकील को भेज सकता है, चाहे वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है कि मेरा पक्ष जाके वहां रख दे। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या ओनली राष्ट्रपति जा सकता है? नहीं, राष्ट्रपति अपने वकील को भी भेज सकता है और अपने किसी प्रस्तावक को भी भेज सकता है। तो ये कंडीशन थी। अब वहां जाके मान लो राज्यसभा में जाके वो पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? अपना पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर वो पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया, अगर लोकसभा में भी पास नहीं हुआ
तो वो जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो डिसोल्व हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, राष्ट्रपति वैसे ही बरकरार रहता है। तो 3 कंडीशन यहाँ मैंने आपको बताई, एक तो 14 दिन वाली कंडीशन बताई, एक 25% या 1/4% सदस्यों की बात बताई, और एक बताई मैंने 2/3 सदस्यों की संख्या की बात बताई। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो राष्ट्रपति होता है, जिस सदन में राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाता है सबसे पहले, उस सदन के बाद जो दूसरा सदन होता है, उस सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस सदन में दोबारा जाता है राष्ट्रपति, केवल वहां जा सकता है। हालांकि दोनों में बैठ सकता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन जो प्रस्ताव है उसके अगेंस्ट में जिस सदन में वो पास होने के लिए भेजा जाता है, 14 दिन का टाइम उस सदन में उसको अपनी सफाई करने के लिए मिला जाता है। तो ये है महाभियोग। अब मैं बात करता हूं, महाभियोग केवल और केवल भारत के संविधान में राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है। बाकी चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कैग का हो, चाहे वो अलग अलग अधिकारी पदाधिकारी हो, अलग अलग पद हो, हमारे संविधान में हम लोग नॉर्मली प्रोसीजर तो कहते हैं कि हाँ महाभियोग लगाया दिया गया, लेकिन उसके लिए महाभियोग उपयोग नहीं किया जाता, मतलब यूज नहीं किया जाता। वहां क्या यूज किया जाता है, देखिए है क्या, नॉर्मली किसी विधेयक को पास करने का प्रोसीजर पे तो यही है, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में आएगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा। ऐसे ही ये प्रोसीजर को क्या कह दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है संसदीय कार्यवाही के द्वारा। संसदीय कार्यवाही के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया, महाभियोग पे नहीं लगाया जाता, लेकिन प्रोसीजर यही होता है। तो महाभियोग का जो प्रोसीजर है वो आपको पता चल गया, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो अगला बात आती है, अगला इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है महाभियोग। और एक बात ये बता दूं, भारत के संविधान में एक बार भी किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर नहीं हटाया गया है। ये अच्छी बात है कि एक बार भी नहीं हटाया गया, लाया गया था, अभी दीपक मिश्रा के चीफ जस्टिस के नाम लाया गया था, लेकिन वो डिसोल्व हो गया, तो हटाया नहीं गया। तो आर्टिकल 61 में जो दिया गया है महाभियोग, इंपीचमेंट, वो समझ में आ गया होगा, आशा है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। आर्टिकल 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कब तक रह सकती है, किन कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके साथ शेयर करना है। उसके बाद राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं उसको शेयर करेंगे, फिर राष्ट्रपति पूरा खत्म हो जाएगा। तीनों लेक्चर को मिला के आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल राष्ट्रपति की एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस खत्म नहीं, गलत नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति की बात क्या करते हैं, अगर कोई राष्ट्रपति, पहले कंडीशंस क्या है कि पहले कोई राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है तो वो रिक्त होने के 6 महीने के अंदर, जब भी राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त होगा वो बात करेंगे, अभी हम 5 पॉइंट है। उसके बाद उससे पहले क्या है कि राष्ट्रपति का पद जब भी रिक्त होगा उसके 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना आवश्यक है, आपको इलेक्शन कराना जरूरी है, आपको मतलब निर्वाचन आयोग कराता है, उसको इलेक्शन कराना है। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो सकता है, तो वो 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कार्यकाल समाप्त हो जाना। मान लो 5 साल के लिए कोई, जैसे अभी प्रतिभादेव सिंह पाटिल, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे, उसके बाद अब वर्तमान में रामनाथ सिंह कोविंद हैं, तो उनका कार्यकाल कितना, 5 साल अगर वो पूरे हो गए हैं तो वो अपने मतलब पहला रिक्त कब हो सकता है कि कार्यकाल का जो समय है वो समाप्त हो गया है, तो रिक्त हो गया पद। दूसरे नंबर पे कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे दिए, स्वेच्छा से उसने त्याग पत्र दे दिया, तब भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या कहता है, तीसरे नंबर पे कहता है किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको पद से हटा दिया गया, तब भी उस पर क्या लगेगा, उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। चौथे पे क्या कहता है कि निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए। निर्वाचन अवैध का मतलब होता है, जैसे मान लो राष्ट्रपति ने क्या काम किया, राष्ट्रपति पद पे उम्मीदवार हो चुका और उम्मीदवार होने के बाद 2 साल बाद पता चलता है कि ये तो लाभ के पद पे था जिस टाइम इसने राष्ट्रपति का अलग से लड़ा, और उसकी क्या कंडीशन थी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो लाभ के पद पे था, ऐसा किसी ने, पड़ोसी ने, आसपास के लोगों ने प्रूव कर दिया। तो अब आसपास के लोगों ने प्रूव कर दिया। आपको बता दें, राष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड जो भी वाद होता है या विवाद होता है उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील करता है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे वो उपराष्ट्रपति का हो। इन दोनों के चुनाव से जो भी वाद या विवाद बनता है, इनमें कोई भी अनियमितता आती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है, ना कि हाई कोर्ट या और बाकी कोर्टों में देखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच करी और पता चला हाँ वास्तव में ये तो था, तो उसके निर्वाचन को ही अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तब जब उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया तो राष्ट्रपति नहीं रहेगा, उसका पद रिक्त हो गया। उसके बाद 5वीं कंडीशन क्या कहती है कि राष्ट्रपति अगर मर जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो भी उसका पद रिक्त हो जाता है। तो रिक्त हो जाता है तो अब बात क्या करते हैं, इस कंडीशन को छोड़कर, कौन से को, अवैध निर्वाचन की कंडीशन को छोड़कर बाकी के चारों कंडीशंस में, चाहे वो कार्यकाल समाप्त होना हो, कार्यकाल समाप्त होने की कंडीशन क्या है कि मान लो कोरोना काल चल रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल कंप्लीट हो गया, सपोज दैट कंप्लीट हो गया है, निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी चीजों का पालन करते हुए निर्वाचन नहीं करा सकते,
कार्यकाल हम 6 महीने में इलेक्शन कराना है, लेकिन हम नहीं करा सकते, इलेक्शन कराने में हमें 1 महीना लग जाएगा। ऐसी कंडीशंस हैं, कोई महामारी है, कोई भी दिक्कत है तो निर्वाचन आयोग हाथ खड़े कर देता है। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति कौन रहेगा? ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति वही रहेगा जो कार्यकाल समाप्त होने के पहले था, वही सेल्फ ही राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, इसी के अलावा जो कंडीशन है, मान लो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और किसी ने राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, तो कौन रहेगा? उसके बाद आपको पता है जो उपराष्ट्रपति है उसको लाकर राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाता है और उसको कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक का मतलब कार्य करने के लिए आया हुआ राष्ट्रपति। अगर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग से किसी राष्ट्रपति को हटा दिया गया तो उसके स्थान पे भी उपराष्ट्रपति को लाकर बैठा दिया जाता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब भी उसके राष्ट्रपति के पद पर लाकर उसको बैठा दिया जाता है। तो ये कंडीशन है कि मृत्यु होने पर कौन राष्ट्रपति होगा? जो भी उपराष्ट्रपति होगा उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैठा दिया जाएगा। ये 5 कंडीशंस मैंने आपके साथ शेयर करी कि इन कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आप लोग जब राष्ट्रपति के पद पढ़ेंगे, जब राष्ट्रपति के आप पढ़ोगे, पहले राष्ट्रपति को पढ़ोगे राजेंद्र प्रसाद, ऐसे पूरे क्रम में पढ़ोगे रामनाथ कोविंद तक, तो आप देखोगे अब तक हमारे संविधान में क्या हुआ है? हमारे संविधान में केवल 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी, वो मृत्यु के कारण वो हट गए, मृत्यु हो गई और उनको हटा दिया गया। लेकिन हमारे इसी संविधान में आप लोग पढ़ोगे कि लेकिन क्या हुआ कि 3 कार्यवाहक जो राष्ट्रपति आप पढ़ोगे वो 3, तो बड़ा झोल का होगा। क्या होगा, कैसे होगा? ये सोचोगे कि भाई 2 मरे हैं तो 2 ही तो उनकी जगह आने चाहिए थे, लेकिन ये तीसरा कैसे आ गया? तो उसके समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या था, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन पहले नंबर की बात करते हैं। जाकिर हुसैन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे और बीबी गिरी जो थे उपराष्ट्रपति थे। और जो एम फखरुद्दीन जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। एक बात हम बात करें तो हुआ कैसे था? ऐसा हुआ कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, जाकिर हुसैन मर गए, तो जैसे ही जाकिर हुसैन मरे, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पे लाके बैठा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के पद पे बीबी गिरी को बैठा दिया गया, और जैसे बीबी गिरी को बैठा दिया गया, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। इन्होंने सोचा कि यार उपराष्ट्रपति के पद में क्या रखा है, उपराष्ट्रपति के पद में नहीं कुछ, मैं तो अब आ जाता हूँ, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ूंगा। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन, इन्होंने इनके दिमाग ने काम किया कि राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी पद लाभ का नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने यहाँ से उपराष्ट्रपति के पद से दे दिया इस्तीफा। अब आपको पता है कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति जब ही राष्ट्रपति रह सकता है जब वो उपराष्ट्रपति हो। इन्होंने वहां से दे दिया इस्तीफा। अब बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। अब ये जब उपराष्ट्रपति नहीं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी खत्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं होते, उपराष्ट्रपति नहीं प्रेजेंट होता, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, जो एम हिदायतुल्लाह उस टाइम पे थे, उनको लाकर बैठा दिया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर। ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या समझे आप? जाकिर हुसैन मरे, एक आना चाहिए था लेकिन 2 आ गए। कौन कौन? बीबी गिरी आ गए और दूसरे कौन आ गए? एम हिदायतुल्लाह। ऐसे ही दूसरा केस क्या था? दूसरा केस था फखरुद्दीन अहमद का। दूसरी बार में दूसरे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद, और बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे उस टाइम के। तो जब फखरुद्दीन अहमद बने तो बीडी जत्ती, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है यूपीपीसीएस में, इसलिए मैंने एम हिदायतुल्लाह की बात करी गई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे एकमात्र कौन से नेता थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। तो वो थे एम हिदायतुल्लाह। इनको बीच में एक बार उपराष्ट्रपति भी बनाया गया था, एक बार ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो थे ही। और उसी के साथ साथ मुझे आपको समझाना था कि कैसे 3 कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे वो बने, जबकि राष्ट्रपति एक्चुअल में तो 2 ही मरे थे, लेकिन उसके बाद 3 कैसे बने उनको समझाना था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था। मैंने आपको समझाया राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लाया जाता है, महाभियोग की कंडीशंस क्या होती हैं, वो सारी आपके साथ डिस्कस करी और बाकी के प्रोसीजर डिस्कस करी। इसके बाद जो राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों की हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। वो शक्तियां हैं कि कार्यपालिका की शक्ति है, आपातकालीन शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, ऐसे करके 7 प्रकार की शक्तियां हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वाले लेक्चर में कर लेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसको शेयर जरूर किया कीजिए। एक बार तसल्ली से आप इसको देखिए तो आपको एक एक चीज ना क्रिस्टल और क्लियर हो जाए तो बात की गारंटी है। और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम इस पर लगी होती है, और ताकि
ऐसा किसी एक किताब से आपको अगर आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारे लेक्चर को देखने के बाद आप किसी भी इंडिविजुअल के साथ किताब से पढ़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, इंडिविजुअली किसी भी किताब से पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार हमारा वीडियो को सही से समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी एग्जाम है उस एग्जाम में सफलता को सुनिश्चित कीजिए। हमारे साथ जुड़िए, हमारी टीम के साथ जुड़िए और फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।